everyone. So today we are going to discuss regarding the hospital disaster manual in the disaster. So hospital disaster manual means a hospital disaster manual is a written statement of a disaster plan which implemented during a disaster. It include the following. So hospital disaster manual एक written statement होता है disaster plan के लिए. जो भी हम डिजास्टर प्लान करते हैं उसका एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो डिजास्टर के दौरान इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं हॉस्पिटल डिजास्टर मैनुअल. सो हॉस्पिटल डिजास्टर मैनुअल के अंदर जो रिटन स्टेटमेंट जो प्लान होता है उनके उसके अंदर जो निम्न कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट हम उसको इंट्रोडक्शन लिखते हैं. इंट्रोडक्शन के अंदर दिस शुड इंक्लूड डिजास्टर अलर्ट कोड, जनरल प्रिंसिपल ऑफ द कंडक्ट एंड ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ द टोटल प्लान. When alert is given, all personnel must report to duty or take over their assigned job. So introduction में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि एक तो अलर्ट कोड होता है. जहाँ भी डिजास्टर हुआ है वहाँ पर एक अलर्ट कोड होता है. अलर्ट कोड जो सीक्रेट कोड होता है जिसको उसके अंदर लिखा जाता है. एंड उसके बाद जो भी जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं कंडक्ट करने के लिए, तो जनरल प्रिंसिपल्स हम लिखते हैं. ब्रीफ सिनॉप्सिस ऑफ द टोटल प्लान, जो टोटल प्लान का जो ब्रीफ सिनॉप्सिस होता है उसको हम उसमें लिखते हैं, रिटर्न करते हैं. व्हेन अलर्ट इज गिवन द ऑल पर्सनल मस्ट रिपोर्ट टू द ड्यूटी एंड टेक ओवर देयर असाइंड जॉब. इसके अंदर क्या होता है कि जब भी कोई भी हैपनिंग होता है, जो भी घटना घटित होती है या डिजास्टर डेवलप होता है, तो उस कंडीशन में जो भी पर्सनल होते हैं उनको एक प्रकार से उनको अलर्ट किया जाता है. उनको स्पेसिफिक ड्यूटी असाइन जो की गई है उनको दी जाती है कि वो उसको करें. तो एक अलर्ट कोड होता है. अलर्ट कोड के अलावा जो कंडक्ट के जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो भी उनको भी उसके अंदर मेंशन किया जाता है. टोटल प्लान का एक ब्रीफ सिनॉप्सिस होता है, उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता है. जब भी कोई भी घटना होती है डिजास्टर से रिलेटेड, उसके अंदर सभी पर्सनल्स को उन पे उनकी ड्यूटी पे जाने के लिए उनको अलर्ट किया जाता है और उनकी ड्यूटीज जो है उनको असाइन किया जाता है. तो दिस इज द सम ऑफ द इंट्रोडक्शन वी हैव टू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द हॉस्पिटल डिजास्टर मैनुअल के अंदर. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो फर्स्ट है आपका ड्यूटीज ऑफ द ईच इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट आर पुट ऑन द एक्शन कार्ड. उनका जो एक्शन कार्ड होता है, जो भी उनको अलॉट किया जाता है एक्शन कार्ड, उसके अंदर स्पेसिफिक ड्यूटीज होती है प्रत्येक इंडिविजुअल की या प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंदर उस कार्ड के अंदर होता है. ये कार्ड जो होता है जिसके अंदर एक प्रकार से डिटेल्स होती है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उस दौरान कौन सा एक्शन ले सकते हैं वो. ठीक है. उसके अलावा जो अदर स्टाफ हैं हम उनकी हेल्प ले सकते हैं. ठीक है. अदर टाइप ऑफ सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड ड्यूरिंग द कंडीशन. सो उस कंडीशन में होती है. और उसके अंदर जो मेंबर हैं वो हेल्पफुल होते हैं. जैसे हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्ट्रेचर बियरर एंड वार्ड बॉयज. ये सारे जो होते हैं ये सारे एम्प्लॉयज होते हैं. उन एम्प्लॉयज को एक प्रकार से हेल्प के लिए लिया जाता है, सो दैट वी कैन पुट द एक्शन and so that we can fulfill our responsibilities and that should be written on the action card. जो action card होता है उसके अंदर ये लिखी होती है. नेक्स्ट जो है क्रोनोलॉजिकल एक्शन प्लान. क्रोनोलॉजिकल एक्शन प्लान के अंदर एक्शन शुड बी लिस्टेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है उसके आधार पर वो लिखा होता है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. सो एक्शन शुड बी लिस्टेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर फर्स्ट है आपका इनिशियल अलर्ट. इनिशियल अलर्ट के अंदर दिस में बी रिसीव्ड थ्रू द कैजुअलिटी इटसेल्फ or through the telephones or through the authorities like the police. इनिशियल अलर्ट है आपका जो कैजुअलिटी इटसेल्फ के अंदर रिसीव के थ्रू जरिए हम उसको रिसीव करते हैं. कैजुअलिटी जो भी कैजुअलिटी हुई है उसके बिहाफ पे हम उसको रिसीव करते हैं. उसके बाद टेलीफोनिक कॉल करते हैं. उसके बाद जो अथॉरिटीज होती है जस्ट लाइक पुलिस, उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उनको अलर्ट करते हैं. ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द कंसर्न पर्सन मस्ट गैदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्लेस
time, type of emergency, and estimated number and type of the casualty. जो इंफॉर्मेशन होती है एक प्रकार की, उसमें रिसिप्ट इंफॉर्मेशन होती है. इस रिसिप्ट इंफॉर्मेशन के अंदर किसी भी कंसर्न पर्सन जो होता है वो इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, किसके रिगार्डिंग, किस जगह हुई है, कौन से टाइम पे हुई है, किस टाइप की इमरजेंसी है, एंड एस्टिमेटेड नंबर क्या है, टाइप ऑफ कैजुअलिटी कैसी है. तो दीज आर द इनिशियल अलर्ट जिसमें हम उसको रिसीव करते हैं थ्रू द टेलीफोनिक कॉल के द्वारा एंड थ्रू द अथॉरिटीज के द्वारा, लाइक द पुलिस के द्वारा हम इन चीजों को रिसीव करते हैं. एंड दोज हु आर हैविंग द कैजुअलिटी इटसेल्फ, then this is known as initial alert. These are the chronological action plan. Chronological action plan के अंदर सेकंड जो है आपका एक्टिवेट हॉस्पिटल प्लान. इन एक्टिवेट हॉस्पिटल प्लान के अंदर द डिजाइन हॉस्पिटल स्टाफ एक्टिवेट द डिजास्टर प्लान. जो डिजाइन हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो डिजास्टर प्लान को एक्टिवेट करता है, जो प्लानिंग की गई है उसके हिसाब से उसको एक्टिवेट करता है. And all the departments and people involved get into the readiness to attend the casualties, and depending upon the nature and number of the casualties, crisis expansion of the hospital beds is undertaken, utilizing additional space by the discharging minor cases and transfer to the other hospital. It means आप समझ गए होंगे कि जो हॉस्पिटल स्टाफ होता है वो डिजास्टर प्लान को एक्टिवेट करता है. एक्टिवेट किस तरह करता है कि सभी डिपार्टमेंट से जो पीपल, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको तैयार रहने के लिए, उन कैजुअलिटीज को अटेंड करने के लिए, या किस तरह की जो जो कैजुअलिटीज है उनका नेचर किस तरह का है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, ठीक है, एंड हॉस्पिटल बेड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितनी और होनी चाहिए. यूटिलाइजिंग एडिशनल स्पेस की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है. डिस्चार्जिंग माइनर केसेस एंड ट्रांसफर टू द अदर हॉस्पिटल. यदि इस तरह की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, सो व्हेन द पुलिस आर नॉट अवेलेबल अप टू द casualties, so that we are transferring the cases to the other hospital. So these are activate hospital plan. So next move on the formulation of the command nucleus. So command nucleus के अंदर formulation, the command nucleus should be formed immediately and located in the casualty department. जो casualty department होता है उसके अंदर हम एक इसको फॉर्म करते हैं इमीडिएटली. एक प्रकार से इसको कहते हैं कमांड न्यूक्लियस. कमांड न्यूक्लियस जो इमीडिएटली फॉर्म होता है और कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंदर लोकेटेड होता है. सो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ द कमांड न्यूक्लियस. दिस इज वन ऑफ द डिपार्टमेंट. अलग से मैनेजमेंट ऑफ द कैजुअलिटीज. जो मैनेजमेंट ऑफ द कैजुअलिटीज किस तरह की जाती है, द नेक्स्ट पेज इन द hospital will involve further treatment of the patient and collection of the information for the management of the casualties के अंदर जो next phase है आपकी, hospital involve होता है to treatment for the patient and collection of the information regarding the disaster, and we can develop as in form of disaster management. So this is a management of the casualties. So these all आर इन द हॉस्पिटल डिजास्टर मैनुअल के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं जिनको हम डिजास्टर के दौरान इम्प्लीमेंट करते हैं. सो नेक्स्ट मूव ऑन द मैनेजरल इश्यूज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट. जो मैनेजरल इश्यूज होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो कैटेगराइज किया गया है यहाँ पर, सीरियल नंबर है आपका, कॉन्सेप्ट है, डिस्क्रिप्शन है. सीरियल नंबर 1 है आपका क्लिनिकल इश्यूज. जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लिनिकल इश्यूज के अंदर क्या है आपकी, जो क्लिनिकल इश्यूज होते हैं that is related and how we can plan for the clinical issues for the disaster management. So the clinical issues के अंदर these kind of issues arise in the trials where individual needs immediate attention to understand the cause of the specific disaster. जो specific disaster होता है उसका कारण क्या है, and उसके अंदर जो है आपका immediate attention to the understand how we can understand the situation so that we can develop a triage system, and triage system को develop कर सकते हैं. So specific team of the member will work together to solve the issue. जो issues होते हैं उनको एक प्रकार से जो टीम मेंबर्स स्पेशल टीम मेंबर जो होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और जो उनकी इश्यूज होती हैं उनको सॉल्व करते हैं. जैसे एग्जांपल में दिया गया है कि इफ द केस अराइव फ्रॉम
विथ केमिकल पॉइजनिंग, जो केमिकल पॉइजनिंग का एक केस आया है। केमिकल पॉइजनिंग का केस आने के बाद इट वुड नीड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आफ्टर फाइंडिंग द एंटीडोट फॉर द स्पेसिफिक केमिकल। जो केमिकल पॉइजनिंग हुआ है उसके लिए हम एक एंटीडोट डिस्क्राइब करते हैं, एंटीडोट को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी डेट एंटीडोट हम दे सकते हैं, और वो जो एंटीडोट है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, वो चीज़ें हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। जैसे यदि कोई भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी केमिकल पॉइजनिंग वाला केस आ जाता है तो सबसे पहले हमारा है कि एंटीडोट को फाइंड आउट करना, जो उस स्पेसिफिक केमिकल के बिहाफ पे होता है, जो अवेलेबल है या नहीं है, उसकी उपस्थिति हम दर्ज करते हैं। So therefore, this is the dilemma in the providing the appropriate antidote to suppress the poisoning effect, its availability on once the cause of disaster is identified. जो डिजास्टर का कारण है उसको एक बार फाइंड आउट करने के बाद जिस ड्रग का पॉइजनिंग इफेक्ट हुआ है उसकी अवेलेबिलिटी और की जो एंटीडोट की अवेलेबिलिटी है उसको हम देखते हैं, और उसके अंदर देखने के बाद जो हमारे इश्यूज हुए हैं डिलेमा कि देना, इश्यूज ऑफ डिलेमा जो है वो क्या है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। and there needs to be an expansion in the crisis expansion services। expansion services हम उस कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसके रिगार्डिंग अवेलेबल और नॉट अवेलेबल पे डिपेंड करता है, उसके बिहाफ पर हम एक्सपांड करते हैं क्राइसिस एक्सपेंशन सर्विसेज। सो दिस इज द क्लिनिकल इश्यूज। जो क्लिनिकल इश्यूज होता है when the patient is coming to the hospital in the various disaster happening, like whether it may be chemical, it may be something other than that, so what services will be available or not, that should be getting on point। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू। जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर इश्यूज होते हैं उनको फाइंड आउट करना। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के अंदर आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, हॉस्पिटल के अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन को बहुत ज्यादा किया जाता है, रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करना। सो रिकॉर्डिंग डेड केसेस एंड मेडिको लीगल केसेस इज इम्पोर्टेंट लीगल एविडेंस। किसी भी डेड केसेस के अंदर जो मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं उसके अंदर एक लीगल एविडेंस होना बहुत जरूरी है। विदाउट द लीगल एविडेंस वी कैन नॉट report and we cannot do the FIR and we cannot take action against of the activity or any type of action. So recording should be done properly in some dead cases, or it may be like medical legal cases for the legal evidence. So it will be an administrative issue wherein concern in charge has to computerize detail of the such dead cases, especially patient admitted in the emergency, found unconscious or dead. Just like administrative issue जो है concern रहता है in charge concern in the administrative department, and he should have the computerized details of the dead cases, and especially patient admitted in the emergency department, and it may be found in unconscious or it may be dead. So that should be documented properly. So cause of the death, contributing factors, complication associated with the death should be recorded. Copies made should be sent to the police. यदि जो उसका जो डेथ का कारण क्या है, उसके कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं डेथ के, एंड उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और जो भी कॉपीज हम बनाते हैं, कॉपी तैयार करते हैं, उसको हम पुलिस को सेंड कर देते हैं। एक कॉपी जो होती है वो पीआरओ को भेज देते हैं। उसके बाद पेशेंट रिलेशन ऑफिसर होता है, then one copy to the patient's relative and finally copy to be kept the medical record। मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर एक कॉपी तो पुलिस को चली गई, एक कॉपी पीआरओ के पास गई, एक कॉपी आप पेशेंट के रिलेटिव के पास गई, और फाइनली एक कॉपी जो बचती है हम उसको मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर रख देते हैं। So these recording will not only protect the medical team but also the patient and their family member from legal issues। जो फैमिली मेंबर होते हैं उनको लीगल इश्यूज के दौरान या पेशेंट को हम या मेडिकल टीम को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन रिकॉर्डिंग्स के द्वारा। सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका हो गया है जिससे
सेकंड जो है आपका पुलिस डॉक्यूमेंटेशन। इन द पुलिस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर दिस में बी असिस्टेड बाय द पीआरओ। जो पीआरओ होता है उसको असिस्ट करता है पुलिस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और एंड अदर स्टाफ नॉट इन्वॉल्व इन द मेडिकल केयर। जो पीआरओ के द्वारा या अदर स्टाफ के द्वारा असिस्ट होता है और मेडिकल केयर के लिए इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, इसको कहते हैं पुलिस डॉक्यूमेंटेशन करना। कम्युनिकेशन के अंदर टेलीफोनिक लाइन शुड बी केप्ट इन ऑर्डर एंड एडिशनल लाइन with restricted number of priorities. Message should be installed specially with STD facilities with the help of telephonic authorities. Telephonic lines should be kept in order. जो telephonic lines होती हैं उनको properly हम रखते हैं बिल्कुल in working condition के अंदर। तो अदर lines होती हैं उनको भी clear रखते हैं, जिससे कि जो priority of message can be installed properly, especially with the STD facilities should be run properly with the help of telephonic authorities के द्वारा। कोई गड़बड़ी है तो उसको हम करा सकते हैं, सही करा करके हम उनको एवरीथिंग एक राइट वे में हम उनको रन करा सकते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर very we can keep our is some of the priority messages in that particular documents. So such emergency lines are permissible, डिजायरेबल एंड अवेलेबल। जो समझ इमरजेंसी लाइंस होती हैं ये परमिसिबल होती हैं, डिजायरेबल होती हैं और अवेलेबल होती हैं। कम्युनिकेशन मोड शुड बी एक्टिव 24 आवर्स, शुड बी एक्सेसिबल फॉर द कॉमन पब्लिक एंड टू अवेल द हेल्थ सर्विसेज। कम्युनिकेशन मोड जो होता है वो एक्टिव होता है 24 आवर्स के लिए एंड एक्सेसिबल फॉर होता है कॉमन पब्लिक के लिए टू अवेल द हेल्थ सर्विसेज के। The next जो है आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के अंदर हेल्थ टीम मेंबर्स शुड इन्फॉर्म द रिलेटिव एंड फ्रेंड ऑफ द पेशेंट। जो पेशेंट के फ्रेंड्स होते हैं या उनके रिलेटिव्स होते हैं उनको हेल्थ टीम मेंबर उनको इन्फॉर्म करती है पेशेंट की डिजीज कंडीशन के बारे में और टाइम टू टाइम, और पेशेंट की एनेक्सियस कंडीशन के बारे में बताना, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना या उनके रिलेटिव के बारे में बताना किस तरह की उनको प्रॉब्लम है फिजिकली और साइकोलॉजिकली। सो everything should be communicate properly with the relatives and friend of the patient. A list of the patient may also be displayed with their ward location. जो ward location होता है उसके जो बोर्ड होता है उस पर हम डिस्प्ले कर देते हैं कि पेशेंट की जो लिस्ट है उसको, जो लिस्ट जो जितने पेशेंट हैं वो उनकी जो इमरजेंसी पेशेंट है उनकी एवरी लिस्ट वुड बी ऑन द डिस्प्ले बोर्ड। नेक्स्ट इज द क्राउड एंड कंट्रोल। क्राउड कंट्रोल क्या है? ओनली ऑथराइज पीपल एंड द पेशेंट एंड ब्लड रिलेटिव शुड बी अलाउड टू द पेशेंट ट्रीटमेंट एरियाज। मतलब क्राउड कंट्रोल का मतलब होता है भीड़ भाड़ को कंट्रोल करना। केवल पेशेंट के रिलेटिव और पेशेंट से संबंधित जो भी हैं उसके परिवार वाले हैं वो केवल एक ही व्यक्ति केवल उस रूम में आ जा सकता है, उसके लिए हम पास इशू करते हैं। ऑल अदर विजिटर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू गैदर द अराउंड द पेशेंट। कोई भी अदर विजिटर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं। ओनली ऑथराइज पासेस जो होते हैं उनको हम इशू करते हैं सो दैट दे कैन एक्सेस the control the access of the crowded of the people. So next is the involvement of the voluntary worker। जो involvement होता है voluntary workers का, वो देर आर मेनी वॉलंटियर्स होते हैं हु कम फॉरवर्ड टू हेल्प द पेशेंट की हेल्प करने के लिए आते हैं। जैसे हु दे शुड बी टोल्ड हमली दैट दे विल बी इन्फॉर्म व्हेन दे आर नीडेड टू डू देयर सर्विस अर्जेंटली एज रिक्वायर्ड बाय द हॉस्पिटल। जैसे कुछ वॉलंटरी एजेंसीज होती है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनसे हम जो भी वर्कर होते हैं उनको उसके अंदर जो वॉलंटियर्स होते हैं वो आ जा सकते हैं और वो उस कंडीशन में उनको जो भी सर्विस उनको देनी है वो अर्जेंटली दे सकते हैं। जो हॉस्पिटल को जरूरत है उसके आधार पर उनको सर्विस दी जा सकती है। द नेक्स्ट जो है आपका ब्लड डोनेशन एक्टिविटी। ब्लड डोनेशन एक्टिविटी के अंदर ब्लड डोनेशन जो भी पेशेंट से रिलेटेड जो भी है क्या उसका ब्लड ग्रुप है पेशेंट का, किस तरह का कहाँ से ब्लड अरेंज करना है, ठीक है, ब्लड डोनेट करना है, उस कंडीशन में कौन ब्लड डोनर होना चाहिए, तो उस कंडीशन में उसकी एवरी डिटेल शुड बी ऑन द रिकॉर्ड कि कहाँ से कितने समय में हम कर सकते हैं, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, टाइम टाइम के अंदर विद इन द टाइम अवेलेबल होना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। डोनेशन ऑफ द फूड एंड क्लॉथ एंड ड्रग्स वगैरह जो होती है उसके लिए भी होना जरूरी है कि किसी जैसे किसी को फूड डोनेट करना है, क्लॉथ करना है, ड्रग्स करनी है, तो उसके लिए
जो अफेक्टेड पीपल है उनके लिए हम एक नीड के हिसाब से उनको डोनेट कर सकता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। पेशेंट प्रॉपर्टी जो होती है, पेशेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको कौन देखभाल करेगा, ठीक है, वो उसका कौन उस तरह का, तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी के अंदर जैसे पेशेंट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि पेशेंट के कपड़े हैं या पेशेंट के मोबाइल फोन्स हैं या पेशेंट का आपका पर्स है, जो भी है पेशेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, सेपरेट पॉलिथीन बैग के अंदर हम लिखते उसको रख देते हैं सेपरेट के अंदर, और उसका नाम लिख देते हैं, एड्रेस लिख देते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं, और उनको एक हिसाब से हम एक अलमारी में रख देते हैं, जिससे कि वो जाते समय उनको वो ले सकता है। सो पेशेंट को जो आइडेंटिफाई, हम उसको हैंडेड ओवर कर सकते हैं टू द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। प्रेस एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, प्रेस एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, देयर शुड बी वन ऑथराइज्ड पर्सन होता है टू रिप्रेजेंट द एंटायर अफेक्टेड पॉपुलेशन टू गिव मैसेज टू द प्रेस, कि कितने लोग सफर हुए हैं, कितने लोग इस डिजास्टर से, कितने लोगों से को नुकसान हुआ है, कौन कौन से हैं, किस तरह की उनको कैजुअलिटीज हुई हैं, उनके बारे में प्रेस को इन्फॉर्म करना। एंड उसके बाद उनके जो एवरीबॉडी शुड नॉट बी अलाउड टू से देयर ओपिनियन, मतलब किसी भी जो हर व्यक्ति को हम अलाउ नहीं करते हैं कि वो अपना ओपिनियन दे इस कंडीशन में, मिसगाइड करे, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है उनको मिसगाइड करे, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो हम ना होने देते हैं। उसके बाद है एम्बुलेंस सर्विसेज, यदि कोई भी कंडीशन आ जाती है, यदि हम पेशेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं या पेशेंट को किसी दूसरे वार्ड में भेज रहे हैं या दूसरे हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, उसके लिए एम्बुलेंस सर्विसेज होनी चाहिए। या पेशेंट की डेथ हो गई है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करने के बाद उसके घर भेज रहे हैं, तो एम्बुलेंस सर्विसेज भी बहुत जरूरी है। सो द व्हीकल यूज्ड इन द इमरजेंसी इज द एम्बुलेंस, it should be upgraded with all facilities since life of the or any victim should be saved until he reaches the treatment center. The van should be well equipped with the emergency supplies होती हैं, उसके अंदर ड्रग्स है, मेन पावर है, should be maintained in good working conditions के अंदर। एंड एडिशनल वेन्स इफ रिक्वायर कैन बी बोरोड फ्रॉम एनी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, यदि कोई भी एडिशनल वेन की जरूरत पड़ रही है, हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ रही है, तो हम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प ले करके उनसे मंगवा सकते हैं। इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी विद यूपीएस फैसिलिटी शुड बी अवेलेबल इन द ट्राइज एरिया, ट्राइज एरिया के अंदर ये होना चाहिए। जैसे क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी है, यूपीएस फैसिलिटीज है, लाइट चले जाने पर यूपीएस पर हम ले सकते हैं। लाइट का लॉस होने के बाद, जाने के बाद कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए, पेशेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हम अलग से यूपीएस सिस्टम डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंप्लीटली होनी चाहिए, मेंटेन रेगुलरली मेंटेन करते रहते हैं। एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड बी कंटिन्यूअस इन द एक्सरे रूम, ओटी रूम एंड ब्लड बैंक आल्सो। And disposal of the dead. So dead bodies should be disposed in an organized way, since a more number of dead bodies are piled up because of the disaster causing strain to the hospital. क्योंकि एक साथ बहुत सारी डेड बॉडीज हो जाती है, तो उनको रखने के लिए हमारे पास तो उस कंडीशन को डिस्पोज करना बहुत जरूरी है टाइम टू टाइम। तो डिस्पोज करने के लिए बहुत ज्यादा एक साथ डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में ना रख के, क्योंकि हॉस्पिटल के स्ट्रेन को डेवलप नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में हम उनको डिस्पोज कर देते हैं। मोर नंबर ऑफ डेड पीपल आर रिक्वायर पोस्टमार्टम, कुछ बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको पोस्टमार्टम की जरूरत पड़ती है। बीआईपी विजिट का मतलब है नोसोकोमियल इन्फेक्शन इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड डिजास्टर, डिजास्टर के अंदर जो मेन कॉम्प्लिकेशन है आपका, कॉमन कॉम्प्लिकेशन, वो है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। सो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि डिजास्टर के दौरान जो मेन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या रहता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन। सो देयरफॉर क्रॉस इन्फेक्शन थ्रू द विजिटर शुड बी प्रिवेंटेड, जो विजिटर्स होते हैं बाहर के उनको अलाउ नहीं करते हैं, स्पेशली द बीआईपी हु विजिट द पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म अबाउट द क्रॉस इन्फेक्शन एंड शुड बी मेड टू बियर द प्रोटेक्टिव डिवाइस लाइक मास्क। जब भी पेशेंट आईसीयू या किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आ रहा है, तो वो उसके पास मास्क होना चाहिए, कैप होना चाहिए, एप्रॉन होना चाहिए, so that they can visit the patient and they can prevent the nosocomial infection during their visit with the patient. Unnecessary crowding. So the ward should be passed on the unless asked for the appealed. Such teams should not on their own risk to the site as it hampers rescue work. Unnecessary crowding होना नहीं होना चाहिए। एंड एरिया जहाँ पर हम पास कर रहे हैं, पेशेंट जा रहा आ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर रश नहीं होना चाहिए। एंड स्मूथली रन अप होना चाहिए जहाँ आने जाने के लिए। पेशेंट को यदि किसी दूसरी यूनिट में ले जा रहे हैं या कहीं ले जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। सो दीज ऑल आपकी है आपकी मैनेजरल इश्यूज के अंदर
जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो मैनेजरल इशू है किस तरह हम उसको कर सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मैनेजरल इशू इन द डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग।